हेलो बच्चों, हाय। आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं इसके गुप्ता आज आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। चूंकि 3 चैप्टर का जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका हम लोगों ने मेथड पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग मेथड के अलावा जो भी चीजें हो सकती है, मतलब क्वेश्चन पे, चैप्टर्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर्स पे डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1, जो कि एक्सरसाइज 1 मतलब कि जो आपका 3 चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सारे लोग जो भी हैं जहां भी हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दे वीडियो को, और कॉपी किताब लेके बैठे और तैयार हो जाए हमारे सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्सरसाइज का 3.1 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है? कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है, आपको दो लोगों की उम्र के बारे में डिस्कस कर रहा है। एक तो आफताब है और उसके बाद उसकी पुत्री है। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना कि आफताब की उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री मतलब आफताब की पुत्री की उम्र, आफताब की पुत्री की उम्र y वर्ष। ठीक है, ये यहां पे दिया हुआ है। और साथ ही अब ये क्या कह रहा है, इसे बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में व्यक्त करना है। अर्थात इसका पहले समीकरण लिखना है, उसके बाद उसे ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। पहले इसका समीकरण बनाते हैं, लिखेंगे प्रश्न से। अगर इंग्लिश में है तो आप क्या लिखोगे? लेट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x एंड एज ऑफ डॉटर्स आफ्ताब इज इक्वल टू y एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, या अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन यहां से चलेगा, सॉरी। यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या हो जाएगा? 7 वर्ष पूर्व मैं, मतलब आफताब कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे कहता है भाई? तुमसे, अपनी पुत्री से। भाई पुत्री हो गई। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब दोनों 7 साल छोटे होंगे, 7 साल पहले। हाँ? उसके बाद पिता क्या कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब ये बराबर कब होगा? जाहिर सी बात है, बाप तो 7 गुना है, इसका मतलब बेटी में अगर 7 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। इस बात को आप ध्यान देंगे कभी भी कि जो छोटा होगा उसी के साथ गुना किया जाता है और उसी में जोड़ा भी जाता है। ठीक है, छोटे वाले में ही, बड़े वाले में गुना और ये जोड़ा नहीं जाता। चलिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेंगे? x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। अब x, अब देखो, अब ये इस तरफ आएगा और ये बराबर के उस तरफ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? x - 7y इज इक्वल टू, माइनस है तो उस तरफ जाएगा प्लस, -49। तो x - 77y इज इक्वल टू 49 में से 7 गया -42। अगर इसको भी बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो आप देख रहे हैं कि x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। यह आपका पहला इक्वेशन आया बच्चों। क्या आया? पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। चलिए बराबर की इस तरफ क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से कि अब से 3 वर्ष बाद, कौन भाई? आफताब कहता है, आफताब और उसकी बेटी। 3 साल बाद आफताब की उम्र और 3 साल बाद उसकी बेटी की, दोनों में 3 साल बढ़ जाएगी। जाहिर बात है, बाद है तो 3 साल बढ़ेगा। अब क्या कर रहा है? आफताब कहता है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब इसका जो पिता है बेटी का 3 गुना हो जाएगा, बेटी का 3 गुना। तो ये बेटी का उम्र है और उसका 3 गुना। ठीक है, चलिए इसका इक्वेशन बना लेते हैं। x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। ठीक है, अब दोनों को उठा के उस तरफ ले आते हैं, तो x - 3y - 9 और ये +3 है तो +3 इज इक्वल टू 0। x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच्चों समीकरण 2 आ गया।
ये आपका बीजगणितीय रूप हुआ। ये जो हुआ समीकरण को व्यक्त करने का बीजगणितीय रूप हुआ। अब हम लोग इसे व्यक्त करेंगे आपके ग्राफीय रूप में। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर ले प्लीज, इसके बाद मिटा के उसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करते हैं। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें जो समीकरण इधर आए थे नीचे दोनों, वो दोनों समीकरण हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब आपको पता है कि जिसे भी हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना होता है उसके x और y का वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हमें चाहिए ही। x इक्वल टू हम इन दोनों को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, तो देखेंगे निगेटिव है तो उस तरफ जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 3y + 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमें जो भी पॉइंट मिले इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको ग्राफ बना देना है कि ग्राफ कैसा बनता है। कोशिश करेंगे कि जितना छोटा से छोटा वैल्यू रखा जा सके। छोटा से छोटा वैल्यू हुई क्यों सर? तो मैंने जब पिछली बार ग्राफीय विधि पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने बोला था कि अगर आप छोटी वैल्यू को रखते हैं या छोटा x और y का वैल्यू निकालते हैं तो ग्राफ पे पुट करना आसान होता है। खासकर अगर वो रियल नंबर के टर्म में रहे, इंटीजर के टर्म में रहे तो और आसान होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू कितना रखेंगे? अगर हम y इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 अगर रख दें तो 7 × 6 = 42, और 42 में 42 जाएगा कितना होगा बच्चा? 0। ठीक है, और अगर हम y इक्वल टू -2 रख दें, y इक्वल टू क्या रख दे? -2, तो आप देख रहे हो 3 दूनी 6 और 6 मिलके क्या हो गया? 0। चलिए सर, ये तो हमें पहले पॉइंट मिल गई दोनों की। अब इस वाले में कितना रखेंगे कि हमारी वैल्यू जितनी आसानी से हो जाए आ जानी चाहिए। दूसरे पॉइंट को निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया था, पहले 6 रखा था, तो 6 रखे, 7 × 6 = 42 में से 42 गया, 0 हो गया, तो की आ गया। y का वैल्यू यहाँ पे -2 रखे, तो -2 रखने पर हमारे पास क्या आया वैल्यू? x का 0 आ गया। अब हम क्या रखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कुछ ऐसा पुट करते हैं कि हमारा यह वैल्यू छोटा आ जाए। क्या रखते हैं? 6 रखते हैं? नहीं, 6 तो रख ही दिए है। 5 रखते हैं? 5, हाँ। अगर हम 5 रखते हैं तो 7 बचा 35, अब 42 में से 35 का कितना बचेगा? -7। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, या -7 नहीं, इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 7 रख लेते हैं। y इक्वल टू 7 रखते हैं तो 7 से 49, 49 में से 42 का कितना बचेगा? 7। यहाँ पे रखते हैं, कितना रखें? यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे वैल्यू हमारा आसान आ जाए, तो -3 रख लेते हैं। जब -3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, मतलब -9 हो जाएगा। 3 × 3 -9, -9 में से 6 गया -3। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट से निकल गए। एक तो एक पहले लाइन का है और ये दूसरे लाइन का है। पॉइंट्स आपको पता है कि हमेशा x y के टर्म में लिखा जाता है, तो पहला पॉइंट 0,6 है और दूसरा 7,7 है इस इक्वेशन का। दूसरा है इसका, अगर हम बात करें पॉइंट्स तो कौन कौन है? 0, -2 एंड -3, -3। तो चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए? हमारे पास 2 एक्सिस होनी चाहिए। तो चलिए 2 एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, x y, और ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, तो बनाते हैं पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ का एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। पहले इक्वेशन के लिए अगर हम पॉइंट देखें तो 0, 6 है, मतलब x पे 0 y पे 6 है। x पे 0 y पे 6, मतलब ये यहाँ आएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि मेरे तरफ से बोर्ड पे भी ग्राफ ठीक बने। आप लोग ग्राफ की कॉपी पे बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, मैं इसी पे ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए x पे 7 है, y पे 7 है कोऑर्डिनेट, तो x पे 7 और इसी के सामने यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ और ये करीब इस सामने आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट हो गया 7, 7 और ये पॉइंट हो गया 0, 6।
ठीक है, अब अगर इसका हम लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 6, और ये हमारे पास जो पॉइंट आया ये जो बना हुआ है 7 7। ठीक है, अब हम इस लाइन को मिला देते हैं, हमारे पास यही सुविधा है, लकड़ी की सहायता से हम मिलाएंगे, देखते हैं कहां तक जाता है। हमारे पास ये लाइन आया। ठीक है, इसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, जिसका ये ग्राफ है। दूसरे ग्राफ के लिए देखिए तो x पे 0 y पे -2 बोल रहा है। ठीक है, x पे 0 y पे -2, मतलब यहाँ पे होगा -2 के बाद x पे 0 y पर -2। दूसरा इक्वेशन बोल रहा है x पे -3 y पे -3, तो x पर -3 ये इसके सामने आएगा और ये इसके सामने आएगा, मतलब करीब ये यहाँ पे बनेगा -3 -3। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारी ये ग्राफ बनी। ठीक, जिसका इक्वेशन कितना था, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफिकल रूप में भी रिप्रेजेंट किया, और बीजगणितीय रूप तो ये दोनों हैं। ठीक है, हमने इस तरह से हमने इसे बीजगणितीय रूप में नियुक्त किया, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, आप लोग इसी तरह से अगले दोनों इक्वेशंस को भी बनाकर ग्राफीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी है। अगर आपको वीडियो में लगा हो कि नहीं समझ में आया तो आप उसे दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन को लेता हूं और उसको भी मैं बीजगणितीय रूप में लिख देता हूं, ग्राफीय रूप में आप लोग व्यक्त करते रहेंगे, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम है समीकरण को बनाना ही। वर्ड से समीकरण कैसे बनाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा जैसा भी होगा आप सॉल्व कर लेंगे, ग्राफिकल मेथड आपको बताया हो गया है। तो हमारे लेक्चर नंबर 1 या 2 में इसको ब्रीफली डिस्कस किया गया है। ये पॉइंट कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, ये लाइन ही क्यों खींचा जाता है, वो सारी चीजें डिस्कस कर दी गई है। तो आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग देख सकते हैं। मैं इसका बीजगणितीय रूप दिखा देता हूँ, ग्राफीय रूप आप लोग घर पे बना लेंगे जैसा मैंने पीछे बनाया था। ठीक है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच है जिन्होंने 3900 रुपए में 3 बैट खरीदे मतलब बल्ला, और 6 गेंद खरीदे मतलब बॉल, मतलब 3 बैट्स 6 बॉल खरीदे, कितने 3900 रुपीज में। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, मतलब बाद में ऐसा एहसास हुआ कि देखो एक बल्ला और ले लेना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक बल्ला ले लिया, फिर याद आया कि अच्छा बल्ला लिए हैं तो गेंद की भी तो आवश्यकता होगी, तो उन्होंने 3 गेंद खरीदी और इसके लिए उन्होंने कितना पैसा दिया, 1300 रुपए दिए। तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि सर बल्ले की कीमत कितनी थी, एक बल्ले की, और एक गेंद की कीमत कितनी थी, है ना, और इसी का हमें समीकरण लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हमारे पास। तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ले की कीमत या फिर क्रय मूल्य, जो भी है आप लोग लिखना चाहे, क्रय मूल्य लिख सकते हैं या कीमत लिख सकते हैं, प्राइस लिख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो लिखें, 100 रुपए मान लेते हैं। उसी तरह से एक गेंद मतलब एक बॉल का कीमत कितना होगा, y रुपया। चलिए प्रश्न से अब आप लोग ये चीज समझिए, देखिए हमारे पास कहा गया है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले हैं, तो एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत कितना, 3x रुपया। एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 बॉल की कीमत 6y, और टोटल जोड़ के हमने कितना रुपया दिया, 3900 रुपया दिया। ठीक है, तो आप चाहे तो 3 यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900।
और ये 3 से कटेगा तो कितना बचेगा 1300 रुपया। मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये आपका समीकरण 1 होगा। दूसरे समीकरण के लिए आप फिर से स्टेटमेंट पढ़ें, क्या कह रहा है थोड़ा गौर से देखिए। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, चूंकि बाद में उसने एक ही बल्ला खरीदा है तो इसलिए उसका 100 रुपया। और 3 गेंद खरीदे, तो एक गेंद की कीमत y, तो 3 गेंद की कीमत 3y। और टोटल पैसा उसने इसके लिए कितना दिया 1300 रुपए दिए। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, आप इसके लिए ग्राफीय मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें केवल बीजगणितीय रूप दिखाना था तो हमने दिखा दिया, अब ग्राफीय रूप आप लोग खुद दिखाएंगे, पीछे मैंने बताया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको इस समीकरण समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा। बाकी की स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क्स आते हैं। ठीक है, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या बोला था, बल्ले की कीमत जो है ना, ठीक है, बल्ले की जो कीमत है 100 रुपया और गेंद की कीमत है y रुपया। अब चूंकि बैट 3 वो था 3x, बॉल 6 वो था 6y, और टोटल इसके लिए कितना पैसा दिया 3900। ठीक है, सिंपल इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा, उसने क्या किया, एक बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदी, तो 3y, और टोटल कितना इसके लिए दिया 1300 रुपया। तो इस तरह से आप आसानी से समीकरण को लिख सकते हैं। इस तरह के जो 2 समीकरण हमने लिखे हैं, इन दोनों समीकरण को आप किसी भी मेथड का यूज करके आप इसको हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, वज्र गुणन विधि हो या ग्राफिकीय विधि हो, किसी भी मेथड का आप यूज करके हल निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सारे आपको बता दिए गए हैं पिछले क्लास में, तो आप चाहें तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स में सारे ब्रीफली डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम एवं आखिरी प्रश्न है, आप लोग इसे नोट कर ले, और हाँ, ग्राफीय विधि से जरूर इसको दर्शा दे, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन को दर्शाया था। ठीक है, तो देखिए हमारे इस एक्सरसाइज का 3.1 का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर हमने लिया, कितने रुपए में लिया सर 160 रुपए में लिए हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब 1 महीने बाद में दोबारा से बाजार गया, ठीक है, फिर से फल लाने, तो हमने देखा कि सर 4 केजी सेब और 2 केजी सेब अंगूर के लिए हमें कितना देना पड़ा 300 रुपए देने पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखना है और साथ में उसे ग्राफीय रूप में अर्थात ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो यहाँ पे मैं समीकरण निकाल देता हूं, इसका भी ज्यामितीय रूप में आप लोग व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, माना कि 1 केजी सेब की का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा आदित्य, अच्छा y रुपया। ठीक है, y रुपया हो गए प्रश्न से। अब आपको पता है कि 1 केजी अंगूर का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2x रुपए ना, 1 केजी का x तो 1 केजी का 2x। 1 केजी अंगूर है तो 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया, ये दोनों खरीदने पर उसने कितना दिया, उसने दिया सर 160 रुपए। यह आपके समीकरण 1 हो गए। दूसरा समीकरण क्या कहता है, 1 महीने बाद हमने 4 केजी सेब ली, तो 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी का दाम 4x रुपया। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो 4 केजी सेब का दाम 4x रुपया और 2 केजी अंगूर खरीदे, तो 1 केजी अंगूर का दाम y, तो 2 केजी अंगूर का दाम 2y। इसके लिए उसने टोटल कितने रुपए दिए सर 300 रुपए दिए। ठीक है, अब फाइनल यहाँ पे इक्वेशन देखें तो पहले यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2x प्लस y बचेगा इज इक्वल टू 300 रुपीज। इसे ये कट गया आपका 150 टाइम्स में,
तो इसलिए आपका जो फाइनल इक्वेशन बना 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 रुपीज, ये आपका इक्वेशन 2। ये जो दो मैंने निकाले ये आपके बीजगणितीय रूप था, ठीक है। ज्यामितीय रूप जो ग्राफिकल जो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे ही ज्यामितीय रूप भी बोलते हैं। अतः हमें आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके आप जो भी हैं हमसे पढ़ रहे हैं या हमारी वीडियो से पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे कि अपनी कॉपी लेही के बैठेंगे, नोट करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। या आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को हमने सॉल्व किया है, अगले दिन 3.2 को लेके आएंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो और अंतिम तक पहुंच ही गए हो तो प्लीज इतनी मेहनत की है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो चैनल पे तो। साथ ही आप अपनी पढ़ाई पे जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का आपका दिन शुभ रहेगा और आप लोग सॉल्व करोगे मैथ्स को और बढ़िया से पढ़ोगे। चलिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।